सभी साथियों का मेरे इस YouTube मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वह है सिंधु सभ्यता या जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, है ना? इसकी नगर योजना जैसे हम लोग कहते हैं टाउन प्लानिंग, है ना? आज हम इस टाउन प्लानिंग को जानेंगे जो कि अपने आप में बड़ी ही उत्कृष्ट थी और विश्व की अन्य सभ्यताओं की तुलना में सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना है बड़ी उन्नत और उच्च कोटि की मानी जाती है। अ, तो हम लोग देखते हैं इस सभ्यता के बारे में तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जो सिंधु सभ्यता है वह अपनी विशिष्ट एवं उन्नत, है ना? तो ये कहना चाहिए कि विशिष्ट और उन्नत, है ना, नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है और इतनी उच्च कोटि का जो वस्तु विन्यास है वह समकालीन सभ्यताओं में नहीं मिलता। जिसमें एक चर्चा मिलती है मेसोपोटामिया है या चीन की होंगवो नदी का है या नील नदी की हम बात करें तो इन सभ्यताओं में वह उत्कृष्टता प्राप्त नहीं होती जितनी बढ़िया जो है हमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में मिलती है। सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर का जो अभिविन्यास है वह ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, है ना? जो ग्रिड प्रणाली है या शतरंज पट जिसे कहा जाता है उस पर आधारित था और जिसमें मोहनजोदड़ो की उत्तर पश्चिमी हवाओं का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब करीब उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ पे जो सड़कों की हम बात करें तो ये जो उत्तर से दक्षिण इसको हम देख सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, है ना? तो जो सड़कें हैं वह उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर जाती थी। इस प्रकार जो सड़कें हैं, है ना? जो क्षेत्र है वह जो आवासीय भवन है या अन्य प्रकार के जो निर्माण है बड़े ही उन्नत अवस्था में या उन्नत कोटि से ये किए गए। नगर योजना एवं वास्तुकला के अध्ययन हेतु हड़प्पा सभ्यता के हम निम्नलिखित नगरों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें हड़प्पा का नाम आता है, मोहनजोदड़ो है, चान्होदड़ो, लोथल और कालीबंगा। विशेष रूप से हम लोग शहरों की चर्चा करेंगे नगर योजना के संबंध में, है ना? आगे हम लोग देखते हैं नगर योजना का स्वरूप क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्वरूप की अगर हम बात करें तो केंद्रीय तत्व जो है उसकी नगर योजना से संबंधित है। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसे प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में भी भारतीय इतिहास में देखा जाता है। इस सभ्यता का स्वरूप विश्लेषण हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो बन के आता है वो है नगर विभाजन एवं किलेबंदी। विभिन्न नगरीय केंद्र सामान्य रूप से दो भागों में बटे थे, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनको दो भागों में बांट के हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक है पश्चिमी टीला और दूसरा है पूर्वी टीला, है ना? अगर इसको हम देखें तो ये हमारा ये डायमेंशन हो गया नॉर्थ साउथ, एक ईस्ट और वेस्ट। तो पश्चिम की बात करें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, इस प्रकार के दो प्रकार का विभाजन यहाँ पे हमको देखने मिलता है। जो पश्चिम का टीला था वह ऊंचे स्थान पर अवस्थित था और पूर्वी टीले की अपेक्षा छोटा था। यानी जो ये जो टीले की बात चल रही है कि जो पश्चिम का टीला था, ये जो पश्चिम का जो टीला है ये हो गया आपका पूरब का टीला, है ना? तो जो पश्चिम का टीला था वह पूरब के टीले की अपेक्षा क्या था, थोड़ा सा छोटा था लेकिन ऊंचे वाले स्थान पर था। नगर केंद्र के महत्वपूर्ण जितने भी स्थापत्य थे, यानी जो इस नगर की हम बात करें तो उसके जो महत्वपूर्ण स्थापत्य थे जैसे सार्वजनिक भवन है, अन्नागार है या दुर्ग हैं, वो सारी जो स्थान है वो आपको पश्चिम के क्षेत्र में ही दिखाई देते थे। यह खंड किलेबंद बस्तियों के रूप में था जो संभवतः प्रशासनिक केंद्र के सूचक हैं। इसके अलावा जो पश्चिम में बात करी जाए जो हमारा वेस्ट पोर्शन था, यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे सार्वजनिक भवन, स्नानागार, दुर्ग वगैरह, इनकी किलेबंदी जो है वह की गई थी, यानी उसको दुर्ग ऐसे से घेरा गया था। अब बात करें पूर्वी टीला, है ना? तो पूर्वी टीला आपका ये हो गया, ये ईस्ट में जो रहता था यह बड़े क्षेत्र में फैला था, जबकि पश्चिम का टीला क्या था, ये पश्चिम का जो टीला था ये छोटे रूप में फैला था और ये बड़े रूप में, है ना? जिसे नगर या आवास क्षेत्र कहते थे। सामान्य लोग जो है वो ईस्ट में रहते थे, है ना? तो जो सामान्य लोग हैं वह कहाँ रहते थे, वो पूर्वी क्षेत्र में। और पूर्वी क्षेत्र का जो टीला है बड़ा था लेकिन नीचे स्थान पर था, पश्चिम का छोटा टीला था लेकिन ऊंचे स्थान पर था और पश्चिम में ही सारे महत्वपूर्ण स्थापत्य हमको प्राप्त होते थे। नेक्स्ट, कुछ अपवाद भी हमको यहाँ मिलते हैं। इस नगर विभाजन या किलेबंदी के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आमरी और कोट दीजी, ये दो स्थान हैं
आमरी और कोटदीजी जहाँ पर नगर का कोई विभाजन नहीं। अभी तक हमने क्या चर्चा करी कि नगर जो है वह दो भागों में बटा था। कौन कौन से में? एक पश्चिम में और एक पूरब में। और पश्चिम ये किलेबंदी थी यहाँ पे। लेकिन आमरी और कोटदीजी दो ऐसे स्थल थे जहाँ पे इस प्रकार का कोई भी विभाजन पूरब पश्चिम का दिखाई नहीं देता है। जबकि धौलावीरा एक ऐसी जगह है जो कि गुजरात में है, वो दो जगह की जगह तीन में बटा हुआ था, है ना। धौलावीरा एक जगह है, धौलावीरा ये जो है वो तीन में बटा था। कहाँ कहाँ पे? एक हो गया आपका पश्चिम का क्षेत्र, एक मध्य हो गया और एक हो गया पूरब। ये तो है ना, सामान्यतः आपकी दो में बटा था ये, लेकिन धौलावीरा तीन पार्ट में बटा था। इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार किलेबंदी के भी कई अपवाद हैं, जैसे चान्होदड़ो दुर्गीकृत नहीं था, है ना। यानी अभी तक हमने बात करी थी कि सामान्यतः दो भागों में बटा था, पश्चिम और पूरब में नगर, और पश्चिम का आज किलेबंदी का था, है ना। तो जो चान्होदड़ो का क्षेत्र है यहाँ पे दुर्गीकरण का प्रमाण प्राप्त नहीं होता। कालीबंगा में जो दो पार्ट थे पश्चिम और पूरब के, ये दोनों ही दुर्गीकृत थे, है ना। तो ये कुछ अपवाद हैं। लोथल एवं सुरकोटड़ा के दोनों भाग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यानी जो पश्चिम का भाग रहता था, है ना, जैसे ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया, ठीक है ना। तो चान्होदड़ो में तो कोई भी दुर्गीकरण नहीं था, और कालीबंगा में दोनों अलग अलग दुर्गीकृत थे, है ना। और इसके अलावा लोथल और सुरकोटड़ा के दोनों भाग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, है ना। इस स्लाइड को आप लोग देख लें तो एक बार पढ़ने में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है जल प्रबंधन तकनीक। कालीबंगा में घरों में अपन को कुएं मिलते हैं, लोथल में गोदीवाड़ा मिला है जिसे हड़प्पाई केंद्र में विशालतम संरचना माना जाता है ना। गोदीवाड़ा जल प्रबंधन तकनीक का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसी तरह धौलावीरा एक जगह है जहाँ मैंने बताया कि गुजरात में है, यहाँ भी जलाशय का साक्ष्य मिला है जो जल संरक्षण तकनीक का एक विशिष्ट उदाहरण है। तो जल प्रबंधन में तीन चीज़ें, कालीबंगा में घरों में कुएं मिलते हैं, है ना, लोथल में गोदीवाड़ा मिला है, और धौलावीरा में भी एक जलाशय का साक्ष्य मिला जो जल संरक्षण का उन्नत उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट, अब हम भवन निर्माण की बात करें। सिंधुवासी भवनों के निर्माण के लिए पक्की ईंटें का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है। कालीबंगा में जो ईंटें हुई हैं वो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है ना। मकानों के अंदर आंगन, कुआं, सीढ़ियाँ, रसोई घर आदि की व्यवस्था होती थी। भवनों में दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। यानी इस सभ्यता में जो भी भवन थे उनके दरवाजे और खिड़कियाँ कहाँ होती थी? मेन सड़क पे नहीं खुल के कहाँ खुलती थी? गली में खुलती थी। लेकिन इसका अपवाद क्या है? लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़कों पर खुलती थी। मकान हवादार होते थे। साधारणतः निवास गृह के अतिरिक्त विशाल भवनों का भी निर्माण किया गया, जैसे हड़प्पा के समानांतर चतुर्भुज के आकार की एक गढ़ी मिली थी। हड़प्पा में एक समानांतर चतुर्भुज के आकार की एक गढ़ी मिली है। इसी प्रकार की गढ़ी मोहनजोदड़ो से भी मिली है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस युग में सार्वजनिक संस्थाएं रही होंगी। संभवतः ये बड़े बड़े भवनों जो हैं वो संस्थाओं के कार्यालय के रूप में रहे होंगे। नेक्स्ट है सड़कें और नालियाँ। सिंधुवासी ने नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया था। नगरों में सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर आती थी तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर, समकोण मतलब 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री होता है, इस पर एक दूसरे को काटती थी। नगरों की जो सड़कें हैं वो सामान्यतः 9 से 14 फीट तक चौड़ी होती थी। संपूर्ण नगर वर्गाकार तथा आयताकार खंडों में विभाजित था। प्रत्येक खंड में अनेक छोटी छोटी गलियां थीं और उनके किनारे मकान बने हुए थे। जल निकासी के लिए हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था अपने समकालीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ थी। शहर के गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां जो है बनाई जाती थी। हालांकि इसका अपवाद भी है। एक क्षेत्र है बनावली, है ना, कौन सा क्षेत्र है? बनावली में जल निकासी का पूर्णतः अभाव पाया गया है, जबकि कालीबंगा में जल निकासी के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए, पक्की ईंटों का प्रयोग, है ना, ज़्यादातर स्थलों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है ना। लेकिन हमने बताया था कि कालीबंगा में कच्ची ईंट का प्रयोग है, जो कि अपवाद है। ईंटों का जो सामान्यतः शेप है वो 4:2:1 यानी 4:2:1 में है। यह अनुपात एक व्यवस्था को भी इंगित करता है, क्योंकि
विभिन्न केंद्रों में यह बात समान रूप से देखी गई है। हालांकि इसका भी एक अपवाद है, कालीबंगा में सामान्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। अब ये जो महत्वपूर्ण बात है कि 4:2:1 की ईंटें एक जगह मिले तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई जगहों पर मिलना ये निश्चित रूप से बताता है कि यह एक व्यवस्था के अंतर्गत बनाई जाती थी। अब अगला जो पॉइंट है वो अन्नागार का है। विभिन्न नगर केंद्रों में कई महत्वपूर्ण स्थापत्य मिले हैं, जैसे हड़प्पा का अन्नागार जो रावी नदी के तट पर है। इसके बगल में अनाज कूटने का एक चबूतरा तथा एक श्रमिक आवास भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के ही पूर्वी क्षेत्र उसे कब्रिस्तान पूर्वी क्षेत्र में कुछ कब्रिस्तान मिले हैं, जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापत्य कहा जाता है। चलिए, सार्वजनिक स्नानागार के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है ना। सार्वजनिक स्नानागार का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, जो लगभग 53 मीटर और चौड़ाई जिसकी 35 मीटर है। संभवतः एक अनुमान है कि यह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिनका नाम है मार्शल, पुरातत्वविद रहे हैं। इन्होंने इस सार्वजनिक स्नानागार को, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ठीक है। इसके अलावा स्थानीय संस्थाओं से जुड़ा एक बिंदु है। नगर निर्माण की सुंदर योजना, सफाई, पानी, सुरक्षा, आवागमन का समुचित प्रबंध स्पष्ट प्रमाण करता है कि नगर की रक्षा के लिए कोई सार्वजनिक संस्था अवश्य रही होगी। यानी इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे स्नानागार को ले लिया, या फिर कहना चाहिए कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है, पक्की ईंटों का प्रयोग है, गंदे पानी के निकलने के लिए भी निकासी की व्यवस्था की गई है, सड़कों की बात की गई है, भवनों के निर्माण की बात की गई है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि इन सारी चीज़ों का जो मेंटेनेंस करने के लिए निश्चित रूप से कोई एक पब्लिक संस्था जो है वो रही होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा के विभिन्न नगर अपने नियोजन एवं विशिष्ट स्थापत्य द्वारा एक व्यवस्थित नगरीय सभ्यता के संकेतक हैं। इन्हीं तत्वों ने इस सभ्यता को नगरीय स्वरूप प्रदान कर इसे संपूर्ण विश्व में विशिष्ट बनाया। चलिए, तो ये हमारी हड़प्पा सभ्यता की जो है वो थी। अब हम लोग इसके कुछ MCQs को देखते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है कि मोहनजोदड़ो से स्थित बड़ा भवन इसमें से कौन है। ये 4 विकल्प दिए हैं, तो आपका सही उत्तर होगा विशाल स्नानागार, जिसे मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा इनमें से कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से विशाल स्नानागार इस ग्रेट बाथ कहा जाता है, वो मिला है। तो ये अपना मोहनजोदड़ो होगा। हड़प्पा कालीन लोगों के इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई थी कि वहाँ के नगरों में घरों के विन्यास के लिए, तो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया था, उसमें हम लोग कहते हैं ग्रिड पद्धति, इसे जाल पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घरों के मुख्य द्वार सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर गली में खुलते थे। ये तो सभी जगह था, लेकिन इसका एक अपवाद भी मिलता है। वो अपवाद मिलता है अपन को कहाँ पे, लोथल में, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की गलियाँ कैसी थी, है ना। तो जो गलियाँ थी वो सीधी और चौड़ी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, है ना, ये हमने आपको बताया था। इसका सही उत्तर है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या हड़प्पाकालीन स्थलों की खुदाई से प्राप्त नहीं होता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, PSC में भी पूछा गया। तो आपका आंसर होगा शिखर सहित मंदिरों का कोई भी प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल को सिंध का मरुस्थल कहा जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये मैं छोड़ देता हूँ। उसके अलावा निम्न में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के विघटन के लिए इंद्र को जिम्मेदार ठहराया। ये भी क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूँ। दोनों के क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। तो ये था हमारा ये टॉपिक, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, है ना। इनके आंसर भी आपको लगा के, है ना, प्राप्त। जैसे क्वेश्चन है, घरों में कुएं कहाँ मिले हैं। तो ये कालीबंगा में प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या नहीं हुआ है, जुता हुआ खेत, है ना। चलिए,
तो ये था हमारा वीडियो और आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, है ना। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।